बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बेटे आज का हमारा लेक्चर है वर्क स्टेशन की तंजीम नो, यानी कि अपने वर्क स्टेशन के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रखना और प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों का जहाँ पे आप रखें वहाँ से ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो बिल्कुल इसके लिए मैं ये कहना ज़रूर पसंद करूँगी कि वर्क स्टेशन की तंजीम नो का जो काम है सैलून को चलाने में बहुत मददगार होता है। अगर तो आपकी तंजीम नो, आपका सारा मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपके सैलून के वक्त जब आपके सैलून में जब भी कोई कस्टमर आए तो आपके लिए किसी भी किस्म का आप वो मसाइल का शिकार नहीं होंगे। इससे क्या होगा, जब आप हर चीज़ अपनी मुनासिब जगह पर रखेंगे और जब आपका कोई कस्टमर आएगा तो वर्कर्स को उन चीज़ों को ढूंढने में बहुत आसानी होगी, किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सब बातों के साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि केमिकल को वेस्ट कैसे किया जाता है। ज़ाहिर बात है, जब आप अपने कस्टमर का कोई भी सर्विसेज उसको देंगी तो उसके बाद अगर आप हेयर में या कोई भी इसी तरह से रिबाउंडिंग करती हैं या कोई डाई वगैरह करती हैं तो वो हाई केमिकल होता है। तो उसका किस तरह से आपने उसके केमिकल को वेस्ट करना है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं केमिकल के वेस्ट की तरफ कि हमें किस तरह से करना है। केमिकल के साथ जो राब्ता होता है वो नुकसानदेह हो सकता है आपका, लेकिन अगर इनको पानी डालकर पतला कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप इसको पानी आपका जो केमिकल है आप जब उसको वेस्ट करने लगेंगी तो उसमें ज़्यादा सारा पानी डाल देंगी, लाइक आप बेसन में उसको बहा देंगी, तो इस तरह से जो आपका केमिकल है वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगा। इसी तरह जो है एरोसोल्स होती हैं, आतिशगीर जो गैसें होती हैं वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। तो आपने क्या करना है, जो आतिशगीर अशिया को ज़ाया करने से पहले इनको मुकम्मल तौर पर आपने खाली कर लेना है और इनको मरोड़ना नहीं है। इन्वेंट्री और रिकॉर्ड को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं, बिल्कुल अगला हमारा इसी का एक पॉइंट है कि जो आपकी इन्वेंट्री और रिकॉर्ड है उसको आपने कैसे बरकरार रखना है। तो इन्वेंट्री का जो कंट्रोल है किसी भी कारोबार को चलाने के लिए बहुत अहम होता है। अगर आपका इन्वेंट्री कंट्रोल सही नहीं है तो आपका बिज़नेस जो है सैलून जो बिज़नेस है इस फील्ड में तो ये बहुत ही अहम है। तो सैलून में चूँकि महंगे महंगे मसनूआत होते हैं जिनको बार बार ख़रीदना पड़ता है, इसलिए इन्वेंट्री का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए और इसका रिकॉर्ड का आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज़ इस टाइम ख़त्म हो चुकी है, कौन सी आपकी मसनूआत जो है वो मज़ीद लेने वाली हैं। उसके अलावा औज़ार जो होते हैं और औलाद जो होते हैं उनको जरासीम कशी उनकी की जाती है। तो मैं आपको इसका मजमूई तौर पे एक जायज़ा बताऊंगी, जिसमें हम सैनिटाइजेशन का तरीका भी मैं आपको आज बताऊंगी कि आपने कैसे अपने टूल्स को सैनिटाइज़ करना है। मजमूई तौर पे इसका जायज़ा होगा कि औज़ारों को सैनिटाइजेशन हर सर्विस के बाद ज़रूरी होती है। यानी कि आपने अगर अपने कस्टमर को कोई सर्विस दी है, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर किया है, आपने मेकअप किया है, आपके पास पंचेस हैं, आपके पास बाउल है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास स्पैचुलास हैं, तो आपने क्या करना है, उन सब को जो है वो डिसइंफेक्ट करना है। आपने उन सब को सैनिटाइजेशन उसकी करनी है। डिसइंफेक्शन से मुराद यही है कि आपने उसके तमाम जरासीम कशी करनी है आपने। तो अगर आप ये नहीं करेंगी हर सर्विस के बाद, आप अपने टूल्स को जो है वो बिल्कुल भी उसको सैनिटाइजेशन नहीं करेंगी तो इससे क्या होगा, जरासीम और उसको फंगस लग जाएंगे। तो इसको फंगस और जरासीम से पाक करने के लिए आपके लिए सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो बिल्कुल, अब कौन से टूल्स ऐसे हैं जिनको हम बार-बार हम जिनको सैनिटाइज़ करेंगे, जो बार-बार इस्तेमाल होने वाले औज़ार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, ख़ास तौर पर वो वाले जो जो मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इससे अगर आप उनकी सफाई नहीं करेंगी उन टूल्स की, तो इनसे इन्फेक्शन जैसी बीमारियाँ जो है फैलने का ख़तरा हो जाता है। अगर आप उन टूल्स को सैनिटाइज़ेशन कर देंगी, सैनिटाइज़ कर लेंगी, तो आपकी जो है वो बीमारियों से पाक हो जाएंगे वो टूल्स जो हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो स्टूडेंट, अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो फिर मदरजा झैल बीमारियां आ जाती हैं, कि यानी कि हमें कौन कौन सी बीमारी लग सकती है। खून की आलूदगी, यानी खून में रहने वाले वायरस, खसूसन हेपेटाइटिस बी वायरस का आपको ख़तरा हो सकता है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस का और HIV वायरस जिससे एड्स होता है, इससे भी आपको ख़तरा हो सकता है और आपके क्लाइंट को भी हो सकता है। जिल्द और नाखून का जो इन्फेक्शन है, जिल्द पर रहने वाले जरासीम से
जी बिल्कुल, उनका ख़तरा बढ़ सकता है, उन जरासीम का जो जल्द के अंदर रह जाएँगे। तो सैलून के जो तमाम मुलाज़मीन हैं, जो तमाम वर्कर्स हैं, उनको चाहिए कि सफाई और जरासीम को मारने का उनको तरीका मालूम होना चाहिए कि जब वो अपना सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपने टूल्स, अपने इक्विपमेंट, उन सब चीज़ों का किस तरह से ख़्याल रखना है। अब हम इन टूल्स की कैसे सफाई कर सकते हैं? तो सफाई के बगैर जरासीम को मारना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में तमाम औज़ारों को आप धो सकते हैं। उसके बाद जो पानी की जो सतह है उसके नीचे से सफाई करेंगे आप। दस्ताने पहन के आप ये सारा वर्क करेंगे, यानी कि आप अपने टूल्स को सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, उससे पहले आपने उनको धोना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर किसी चीज़ की सफाई सही तरह से नहीं हो सकी, तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने उसको फेंक देना है, उसको आप मतलब डस्टबिन में डाल देना है। उसके अलावा अगर आप सेफ्टी रेज़र को इस्तेमाल करते हैं, उसको भी एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है, क्योंकि समटाइम कट लग जाता है और उससे भी, क्योंकि ये खून की आलूदगी वाले जरासीम जो होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी, बी है, HIV एड्स है, तो ये इससे बढ़ सकता है। डिसइंफेक्शन से पहले जो चीज़ को आपका धोना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपका कोई औज़ार है, आपने डिसइंफेक्शन करने से पहले उसको धोना है, ताकि जो उसकी सतह पर मौजूद गंदगी है वो अच्छी तरह से साफ़ हो सके। अब हम ये देखते हैं कि डिसइंफेक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जरासीम को मारने का जो अगला मरहला होता है वो डिसइंफेक्शन कहलाता है। जब तक आपने अपने टूल्स को डिसइंफेक्ट नहीं, मतलब सैनिटाइजेशन नहीं करनी, तो आपके जरासीम कभी भी किल नहीं हो सकते। अगर औज़ारों को आप सही तरीके से डिसइंफेक्ट कर दें, तो इन्हें मुतअद्दिद बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन को हम 5 मराहल में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। औज़ार का जो हिस्सा इस्तेमाल हुआ हो, इसे साफ़ करना चाहिए। उसके अलावा सिर्फ ताज़ा डिसइंफेक्ट सही दर्जा हरारत पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा औज़ारों को डिसइंफेक्ट में पूरी तरह आप भिगो दें। औज़ारों को तजवीज़ करदा वक्त के लिए डूबे रहने दें, यानी कि जो उसका तजवीज़ करदा वक्त है उतनी देर तक उसको जो है उसमें डिप रहने दें। साफ़ चिमटे या दस्तानों के साथ औज़ारों को निकाल लें और जो बाकियात को ख़त्म करने के लिए पानी से धो लें। जी, तो इसके साथ मैं स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि इसके लिए कितना वक्त जो है वो हमें मुकर्रर करना चाहिए। आपने अब क्या करना है कि इसका जो वक्त रखना है, उसमें स्टील की जो अशिया हैं उनके लिए 10 से 15 मिनट की टाइमिंग है। प्लास्टिक की जो चीज़ें होंगी उसके लिए 5 मिनट, और रबड़ स्पंज या शीशे की जो चीज़ें हैं उसके लिए 2 से 3 मिनट जो है वो दरकार होंगी। मुकर्रर वक्त के बाद आपने स्टेरिलाइज़र बंद करके इसको निकाल लेना है। औज़ारों को साफ़ करके आपने चादर में लपेट कर अगले इस्तेमाल के लिए रख लें आप। सैनिटाइजेशन जो है उसकी अशिया को संभाल कर रखते हैं। उसके बाद अगला मरहला हमारे पास आ जाता है। एक और भी तरीका है, UV शॉक के ज़रिए भी हम सफाई कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, सिर्फ औज़ारों की सतह को साफ़ करती है, और इसके अमल के दौरान औज़ारों का रुख हमें बदलना पड़ता है, यानी कि आपने इसकी डायरेक्शंस को बदलना है। उसके बाद है सफाई के बाद आप क्या करें, औज़ारों को किस तरह से संभालें। सारी बात है, अब आपने इसको डिसइंफेक्ट कर दिया है, जरासीम कुशी कर दी है, अब आपने इसको संभालना भी है। तो इसको संभालने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको औज़ारों को साफ़ तौलिए या चादर पर आप रख देंगे। उसके अलावा जो आपके औज़ार रखते वक्त हाथों पर या तो आपने दस्ताने पहन लेने हैं, या इन्हें सैनिटाइज़ कर लेना, अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। धुले और साफ़ औज़ारों को गंदे औज़ारों के पास बिल्कुल भी आपने नहीं रखना। शेल्फ जहाँ औज़ार रखे हैं इसे भी साफ़ कर लेना आपने। जी, तो बिल्कुल, अब आपको मैंने बताया कि आपने औज़ारों को सँभालना कैसे, और अब आपने इसको स्टोर कैसे करना है। स्टोर करने के लिए आपने ये करना है कि औज़ारों को साफ़ माहौल में आपने महफूज़ करना है। उसके बाद औज़ारों को लेबल लगे हुए दराज में महफूज़ करना है, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके जो हैं ये वाले औज़ार जो हैं वो डिसइंफेक्शन हो चुके हैं, वो आपने अलहदा रखने हैं, और जो अभी आपके औज़ार गंदे हैं उनके लिए आपने अलहदा बर्तन और अलहदा ही दराज रखनी है। गंदे औज़ारों को सही तरह लेबलिंग भी आपने साथ में कर लेनी है। अब जब आपने ये सारा काम कर लिया सैनिटाइजेशन का, तो एक और मरहला रहता है जिसमें आपने अब अपने हाथों की सफाई करनी होती है।
हाथों को साफ़ करना एक अहम तरीन मरहला होता है, क्योंकि देखिए आप अपने उस काम से फ़ारिग हो गए, लेकिन अब आपने अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। आप कहीं अपने फेस को टच कर रही हैं, कहीं कुछ खाने लग गई हैं। अगर आपने अपने हाथों की सफाई ना की, अपने हाथों को ना वॉश किया, तो फिर आपको वो बीमारियां लग सकती हैं। तो आपने अपने हाथों को साफ़ करना है, माया साबुन या बहते हुए पानी का इस्तेमाल करना है। आपने हाथों को खुश करने के लिए साफ़ तौलिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास तौलिया नहीं है तो आपने टिश्यू का इस्तेमाल करना है। जी, तो फिर जब आपने अपने टूल्स को साफ़ कर लिया है, अपने हाथों को भी साफ़ कर लिया, लेकिन एक बात को आपने बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स भूलना, वो ये है कि आपने जो मसनूआत की आलूदगी होती है, उससे किस तरह बचना है। मसनूआत लाइक आपकी जो प्रोडक्ट हैं, उसकी आलूदगी, आपके टूल्स, ये सारी इक्विपमेंट, इनकी आलूदगी से आपने कैसे बचना है। आप मसनूआत के अलहदा पैक हर क्लाइंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर आप साशे में भी फेशियल मिल सकता है, आप वो अलग-अलग जो है साशे के तौर वाला ले लें, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोतल या ड्रॉपर को इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है स्पैचुला, उसको आपने बार-बार इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा पुराने और इस्तेमाल शुदा बर्तनों को आपने धो लेना है, यानी कि वही वाली बात बार-बार आ रही है कि आपने सफाई-सुथराई का बहुत ख़्याल रखना है, आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख़्याल रखना है, और अपने सैलून की हाइजीन का भी ख़्याल रखना है। और अपने तमाम जो जरासीम वाले जो आपने टूल यूज़ किए हैं, उन टूल्स को जो है वो डिसइंफेक्शन ज़रूर करना है। ये रहा आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।